आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी टैक्सेशन के ऊपर। करंट अफेयर के टॉपिक में कुछ सप्लीमेंट्री बातें भी इसमें। जीएसटी टैक्सेशन। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म। और इसको इंप्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई 2017 से। इट इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम दैट डे। अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू नो बिफोर हैंड इज इट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट? It is indirect tax. Alright. And अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है डिस्कस करने का? तो रीजन ऑफ डिस्कशन डालिए। Why are we discussing this? Reasons of discussions. तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक बात कही है अभी। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि that GST, that taxation is फेडरल मैटर। इस बात को समझाइए जरा मुझे कि टैक्सेशन इज फेडरल मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, विच मीन्स कि टैक्सेशन पे दोनों का ही अधिकार है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। मगर जीएसटी एज टैक्स लिवाई किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, आप इसको समझिए फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपको बता दूं मैं कि जीएसटी डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड्स अबाउट जीएसटी? जीएसटी को डिसाइड करती जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी को डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में लेके आना है। क्या उस पर हमें 10% टैक्स लेना है, या 5% लेना है, या 12% लेना है? ये डिसाइड करती है कौन? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट है कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जाम में आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल विच डिटरमिन्स द टैक्स रेट ऑफ जीएसटी इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, बता सकते हैं आप? संवैधानिक बॉडी क्या मतलब है इसका? Constitution body which means any body whose description is given in the Constitution of India is called Constitution body. तो स्वाभाविक है फिर कि अगर जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन किया होगा। वो आर्टिकल है 279A। 279A कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल का वर्णन किया गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी कब थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन
के 101 अमेंडमेंट से इन 2016. It was formed under Constitution 101 Amendment Act. अमेंडमेंट मीन्स संशोधन. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में 101 संशोधन होता है, अमेंडमेंट मीन्स संशोधन जब होता है, तो उसमें उस संशोधन से एक नई बॉडी का निर्माण हुआ, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड जीएसटी काउंसिल, विच विल टेक डिसीजंस अबाउट द टैक्सेस कॉल्ड जीएसटी टैक्स. अगली बात, जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी भी है. थर्ड पॉइंट, जीएसटी काउंसिल इज ए फेडरल बॉडी. कोई समझा सकता है मुझे कि ये फेडरल बॉडी क्यों है जीएसटी काउंसिल? व्हाट इज फेडरल मीनिंग? एक हद तक जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी तभी होगी जब जीएसटी काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन स्टेट और सेंटर दोनों करते हो. फेडरल मीन्स वेयर द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व्ड, सेंटर एंड स्टेट. तो बिल्कुल सही बात है. जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं विच विल टेक डिसीजंस अबाउट द जीएसटी टैक्स रेट आर द फाइनेंस मिनिस्टर्स, और इसका अध्यक्ष या चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. इसके अध्यक्ष होंगे जीएसटी काउंसिल के. और जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन होंगे? रिमेनिंग मेंबर्स. तो जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं दे आर द फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स. जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, उन राज्यों के वित्त मंत्री, द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ दोज वेरी स्टेट्स विल बी द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल. तो इससे जीएसटी काउंसिल का एक फेडरल बिहेवियर या पैटर्न नजर आता है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ फेडरल बॉडी. फेडरल शब्द हमने कहां से लिया है? यूएसए से, अमेरिका, जहां पे टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, सो फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट अलग. डन. अगली बात, जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी जीएसटी टैक्स के बारे में, बट वो तरीका क्या होगा? टू टेक डिसीजंस देयर विल बी अ वे, और वे क्या है? वे है वोटिंग. तो कोई भी डिसीजन जीएसटी का लेंगी जीएसटी काउंसिल विद 3/4 मेजॉरिटी. तो एग्जाम में आ सकता है आपको जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस डिसीजन के लिए कितना वोट मिलना जरूरी है? तो 3/4 ऑफ द टोटल वोट्स. तो मेजॉरिटी इन जीएसटी काउंसिल is 3/4. Remember this, 3/4. अर्थात एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो जो सीमेंट है विच इज द नीड ऑफ एवरी हाउस होल्ड, वो आज की डेट में 18% टैक्स स्लैब के अंदर है. इस पे जीएसटी पड़ता है 18% का. अब अगर मान लीजिए कि एक डिसीजन लेना हो कि जीएसटी सीमेंट पे 28% लगा दिया जाए. कुछ राज्य कहते हैं कि जी हमारी इनकम काफी कम हो रही है, टैक्स कम है सीमेंट पे, टैक्स बढ़ा दो. तो टैक्स बढ़ाना है या घटाना है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, इसका डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल. बट 18% से 28 करना है, एक डिसीजन है जिसको सपोर्ट मिलनी चाहिए 3/4
ऑफ द मेंबर्स। अब बात क्या है कि इसमें जो वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पास 1/3 वोटिंग पावर है। मैं अकेला वित्त मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का, अकेला वित्त मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके पास जो पावर है वोटिंग की वो 1/3, अकेला 1/3 है। और रिमेनिंग 2/3 पावर किसके पास है? जो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर। इस तरह से ये बात आप जान चाहिए। डन। अब अगली बात जो आपको जानना जरूरी वो ये कि गुजरात हाई कोर्ट ने फिलहाल क्यों टिप्पणी ऐसी की कि टैक्सेशन जो है फेडरल मैटर है। सपोज करिए कि ज्यादातर स्टेट्स कह रही हैं, ज्यादातर स्टेट्स कहते हैं कि सीमेंट को 18 से 28% पे ले जाइए, ज्यादातर स्टेट्स कहती हैं। और मान लो ये पास भी हो गया, मेजॉरिटी इसको मिल गई, और मान लो कुछ स्टेट्स हैं जो नहीं चाहती ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो वेस्ट बंगाल है या केरल है, ये नहीं चाहती, तो क्या इनका कुछ फिर मैटर करेगा? ना चाहना नहीं मैटर करेगा। अगर मेजॉरिटी मिल गई है विच इज 3/4 इन पासिंग एनी रेजोल्यूशन अबाउट जीएसटी, और 2-3 स्टेट्स तो खिलाफ होंगी उसके, मान लो अगर ये नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो इनके पास जो अथॉरिटी थी टैक्स रेट डिसाइड करने की अपने स्टेट्स के अंदर, वो तो गई उनके हाथ से। दैट इज वाई गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जो टैक्सेशन का तरीका है जीएसटी का, ये ट्रूली फेडरल नहीं है, क्योंकि फेडरल सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ऑटोनॉमी होती है, फ्रीडम होती है टैक्सेस लगाने की। जब जीएसटी नहीं था तो सीमेंट या कोई भी चीज क्यों ना हो, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर देश में 2 तरह के टैक्स लगते थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और एक स्टेट गवर्नमेंट वाला। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फ्रीडम थी कि टैक्स वो घटा सके, बढ़ा सके। एंड सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फ्रीडम थी कि टैक्सेस को घटाए या बढ़ाए। मान लो जीएसटी आने से पहले 1 जुलाई 2017 से पहले सपोज केरल सरकार चाहती है कि सीमेंट के ऊपर मैंने 30% टैक्स लगाना है, क्योंकि उसका टैक्स का पैसा कम हो रहा है, तो वो लगा सकती थी पहले। अब क्या उसके पास अथॉरिटी है? अब नहीं बची है, क्योंकि अब उसके पास वो फ्रीडम नहीं है टू डिसाइड अबाउट द टैक्सेस इन द स्टेट। मैंने केरल गवर्नमेंट या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास अब फ्रीडम नहीं है अपने स्टेट के अंदर टैक्सेस को डिफरेंट करने के। ये है दिक्कत जीएसटी के साथ कि अगर कुछ माइनॉरिटी स्टेट्स हैं जो 2-3 हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है फिर मैटर नहीं करेगा कि कोई भी डिसीजन यहां पे मेजॉरिटी से लिया जाएगा। इज इट ट्रू नॉट? दैट इज वाई ये पॉइंट यहां से। तो खैर अब आपने काफी बातें यहां जान ली हैं। तो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक ही बात आई थी यहां पे, वो थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जीएसटी टैक्सेशन ट्रूली फेडरल नहीं है। ट्रूली फेडरल का मतलब होता है कि हर स्टेट के पास फ्रीडम टू डिसाइड अबाउट द टैक्सेस इन दैट रिस्पेक्टिव स्टेट। बट यहां पे मेजॉरिटी के बाद जो लोग उसके पक्ष में नहीं हैं, जो मान लो उस वोटिंग के पक्ष में नहीं थे, अगर 3/4 वोटिंग मिल चुकी है तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। डजंट मैटर 2-3 स्टेट क्या बोलती है। तो 2-3 स्टेट का जो से था टैक्स के बारे में, वो फिर उनका नहीं रहेगा। ये बात यहां से आती है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की हम बात करेंगे। इस पॉलिसी का मोटिव क्या था?
मेनली वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉलिसी होती है उसका एक मोटिव होता है कि ये अचीव करना, वो अचीव करना है। तो ये बायोफ्यूल पॉलिसी का मोटिव क्या है? देखिए, फ्यूल होता है ईंधन। बायोफ्यूल मीन्स व्हाट? अजय, व्हाट इज बायोफ्यूल? लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालना। फोसिल फ्यूल अलग चीज है, बायोफ्यूल अलग चीज है। व्हाट इज फोसिल फ्यूल? डेड एनिमल और प्लांट्स, राइट? ये किससे बनी है? डेड एनिमल्स एंड प्लांट से बनी है फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल दे सकते हैं? पेट्रोलियम इज द एग्जाम्पल ऑफ fossil fuel, and second one is coal is also example of fossil fuel. पेट्रोलियम कैसे बना? बताइए, पेट्रोलियम कैसे बना? हाँ, ऐसा है। देखिए, ओशन के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं। मैंने एक बार कहा भी था आपको कि 99% एनिमल्स दुनिया के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? ओशन। जस्ट 1% ऑफ द एनिमल्स आर ऑन द लैंड। तो ये 99% बहुत बड़ी संख्या है। मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ एनिमल्स हैं ये। जब ये मरते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? ओशन बेड के ऊपर। बेड माने उसकी जो सतह है, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। जो ये एनिमल, मगरमच्छ है, मछलियाँ हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है? उसके बाद इनके ऊपर स्लोली जो मिट्टी होती है, सैंड की लेयर चढ़ती जाती है। और आपने कभी किसी नदी में भी सपोज करिए या कहीं पे भी अगर आपने मान लो फिश देखी जो मरी हुई है, तो आप पाएंगे कि उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर चढ़ चुकी थी। ऐसे होता है। आप जानिएगा, जो एनिमल नीचे चले जाते हैं ना ओशन बेड के ऊपर, तो उसके ऊपर हल्के हल्के मिट्टी वाले कण जो है वो सेटल हो जाते हैं। वैसे आप अगर पानी में अगर छोटी रेत डालेंगे तो कहाँ जाएगी? वो सेटल हो जाएगी नीचे। तो उसके ऊपर ही लेयर चढ़ती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, चट्टान के फॉर्म में। और जब रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको अंदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में जब वो एनिमल रहते हैं तो उस रॉक से फिर क्या निकलता है? पेट्रोलियम। ये वो पेट्रोलियम वाला खेल। और दूसरा जो ये कोल है, तो किसी समय में ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि अर्थक्वेक आया स्ट्रॉन्ग और पूरे का पूरा जंगल, फॉरेस्ट जमीन में धंस गया, उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई सारी, मने अप एंड डाउन होगा सारा ऐसा मान लीजिए आप, पूरा पहाड़ जमीन में चला गया। तो फिर काफी ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में, आप जानते हैं अर्थ के अंदर, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी है कि ये ऊपर तो मिट्टी पड़ी है, उसके प्लांट अंदर चले गए, पूरे ट्री उसके अंदर। अब पॉइंट ये है कि उस हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो जल नहीं पाएगी। तो क्या होता है उसके अंदर? फिर एक तरह का इग्निशन इस तरह से होता है कि वो जलती नहीं है प्रॉपर तरीके से और वो कोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कोयला फिर उस तरीके से निकाल रहे हैं। हमारे देश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कई कोयले की खदानें हैं, बहुत कोयला है। ये कैसे बना है? सेम प्रोसेस से। एक समय पहले काफी ज्यादा ट्री जो हैं वो जंगल में धंस गए होंगे और फिर उनका बन चुका है कोयला। अब जो पॉलीथीन है वो किससे बना है? पेट्रोलियम से। पॉलीथीन जानते हैं, लिफाफे जो होते हैं हम लेके आते हैं, किससे बने हैं? पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम किसका है? जो डेड एनिमल है उनका अवशेष क्या है? पेट्रोलियम। कई लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और उस पॉलीथीन में खाना लेके आते हैं, कई लोग के, मैक्सिमम सारे लोग। सो बोलने का अर्थ है, अगर हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो हम ना फिर लेदर की बेल्ट, कपड़े, जूते नहीं पहन सकते हैं। एंड सिमिलरली पेट्रोलियम कैसे डलवाएं गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो भी अंश है किसका? एक एनिमल का। बेशक दे वर डेड, मगर आप तो यूज कर रहे हैं उसको। सो खैर, अब इसमें बहुत डिबेटेबल चीज है। आप बस ये बात जानिए कि बायोफ्यूल में और फोसिल फ्यूल में फर्क होता है। फोसिल फ्यूल इस तरह की है, फोसिल मीन्स रॉक, फोसिल मीन्स रॉक, मृत चीजों की
तो जब रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोसिल। तो फोसिल्स रिमेन ऑफ द डेड एनिमल्स, फोसिल होती हैं। अब बायोफ्यूल की कई एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गोबर से अगर गैस बना लें, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बायोफ्यूल। और हम प्लांट्स या घर में जो पड़ी खाना होता है, ये हम फेंक देते हैं इसको, इसमें भी काफ़ी एनर्जी है, और हम इसको रिसाइकिल करें प्रॉपर तरीके से तो हम इस एनर्जी निकाल सकते हैं प्लांट से भी इस तरह से। अब जानते हैं कि शुगर केन से क्या बनता है? चीनी, गुड़ और रस तो आप पीते होंगे इसका, शुगर केन का। तो शुगर केन का जब रस आप पीते हैं ना, इसका जूस जो है, तो काफ़ी बार जूस निकालने पे इसका जो पीछे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम कहते हैं उसको मोलासेस। तो जो मोलासेस हैं, इसमें पाया जाता है इथेनॉल, राइट? इसमें पाया जाता है इथेनॉल। इथेनॉल एक फ्यूल है, इथेनॉल एक ईंधन है, फ्यूल है। अब एक टर्म है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। तो आज के डेट में, आज जो भी डेट है, उस डेट को 8% इथेनॉल मिक्स की जा रही है विद वाटर, पेट्रोलियम, विच मीन्स अगर 100 लीटर पेट्रोलियम है तो उसमें 8 लीटर है इथेनॉल आज की डेट में। जब आप डीजल पेट्रोल डलवाते हो अपनी गाड़ी में, तो उसमें अगर 100 लीटर आप सपोज परचेज करते हैं तो उसमें 8 लीटर इथेनॉल है। अब ये जो पॉलिसी 2018 वाली क्या बोलती है कि 2025 और 2026 तक हमें इथेनॉल की परसेंटेज को लेके जाना है 20% तक। ये इसका टारगेट है। एग्जाम में आ सकता है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का टारगेट क्या है। इसका टारगेट है 2015 और 16 फाइनेंशियल ईयर तक हमें ब्लेंडिंग करनी है इथेनॉल की अप टू 20%। आज है 8%, तब 20% कर देंगे इथेनॉल को ब्लेंड इसके अंदर। यह है टारगेट। पिछले कल से पहले टारगेट था 2030 का, पर कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फास्ट टारगेट क्रिएट किया है कि 30 में नहीं 2025 और 26 तक ही हम वो चीज अचीव करके दिखाएंगे, इथेनॉल ब्लेंड करना। इससे बेनिफिट क्या होंगे बताइए जरा। इथेनॉल को ब्लेंड करने से बेनिफिट क्या होंगे, एनी गेस? बताइए। बेनिफिट आपको गिनाने ही पड़ेंगे, कोई चांस नहीं है। What could be the benefits of blending the ethanol with petroleum products? क्या फायदा होगा? हाँ, जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट है वो कम करना पड़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। हमारा देश 80% या मोर देन 80% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे, इट इज कॉल्ड द सिंपल क्लासिकल इंपोर्ट ऑफ फ्यूल। और अब जब इंपोर्ट करते हैं योर करेंसी फॉल। मैंने पहले कहा कि जब आप इंपोर्ट करते हैं योर करेंसी फॉल, तो अगर आप इंपोर्ट जितना कम करेंगे उतना बेहतर है आपके देश के लिए। दैट इज वाई और 20% ब्लेंडिंग कर दी तो एक तरह से ये हुआ कि जहां हम 100 लीटर लिया करते थे पेट्रोल या डीजल या क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तो उसमें हम अब 20 लीटर कम लिया करेंगे हर 100 लीटर के अंदर, विच मीन्स 20 लीटर ऑफ सेविंग ऑफ पेट्रोलियम या सेविंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बात है कि नहीं है? तो इस तरह से चीज होगी, विच मीन्स सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बचेगा, हमारा फॉरेक्स बचेगा, क्योंकि जितना इंपोर्ट करोगे उतना आपको अपना फॉरेक्स विच मीन फॉरेन करेंसी स्पेंड करनी पड़ेगी, उसमें सेविंग हो जाएगी। और आप जानते हैं कि सेविंग होने का मतलब है कि आपने कम डॉलर स्पेंड किया
या कम इंपोर्ट कम किया तो योर करेंसी विल राइज, जो अच्छी बात भी है क्योंकि कुछ समय से हमारी करेंसी इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। आज की डेट में 78 छू चुकी है वो इन फ्रंट ऑफ यूएस डॉलर। तो कॉन्टिन्यूसली अगर हमारी करेंसी फॉल करेगी तो इंपोर्ट महंगा होता जाएगा, अंडरस्टैंड करिए। और हमारी करेंसी लगातार गिरती जाएगी तो हमारा इंपोर्ट महंगा होता जाएगा। देखिए अंडरस्टैंड करिए, ये स्नो बॉलिंग सुना आपने? स्नो बॉलिंग मतलब अगर आप एक बर्फ के मैदान के अंदर आप छोटा बर्फ का गोला रखेंगे और उसको आप यूं करके छोड़ देंगे, इट विल बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर विद मल्टीपल टर्न एंड अप, इज इट? सो पॉइंट ये है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी करेंसी गिरती जाएगी, विच मीन जितना इंपोर्ट करते जाएंगे उतना इंपोर्ट महंगा होता जाएगा। श्रीलंका ने सेम कोशिश की, इंपोर्ट बेस इकॉनमी बन गई, इंपोर्ट करती रही चीजों का, जिस कारण करेंसीज की फॉल करती गई और इंपोर्ट महंगा होता गया। अगर इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, स्वाभाविक है कि आप ही को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा टू बाय द सेम थिंग, विच मीन्स इन टर्न इट विल क्रिएट द इन्फ्लेशन टू वेरी पीक लेवल, महंगाई काफी बढ़ जाएगी इससे। तो खैर ये एक हमारा प्रयास है। दूसरी बात, फार्मर्स की इनकम में भी इजाफा होगा क्योंकि इथेनॉल कौन प्रोड्यूस करेगा? फिर फार्मर्स। ये फ्यूल प्रोड्यूस होती है बाय गल्फ कंट्रीज या फिर बाय यूएसए, बाय रशिया, ये कंट्री प्रोड्यूस करती है फ्यूल। हमारे पास तो फ्यूल काफी कम है। अगर 20% फ्यूल अगर इथेनॉल ब्लेंड हो रही है तो इथेनॉल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फार्मर्स। तो फार्मर की इनकम को डबल करने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट था वो भी अचीव होने में आसानी हो जाएगी। इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर, इन इनकम ऑफ फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक हमें नहीं है। द इनकम ऑफ फार्मर्स विल इंक्रीज। अगली बात, जॉब्स विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दिस। भाई कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी आपके देश में चलती है तो इसे जॉब बनना एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है। तो जॉब्स विल बी क्रिएटेड, जॉब्स विल बी क्रिएटेड, इससे जॉब्स बनेंगी हमारे देश में, प्लस सस्ता भी होगा क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो देश डिसाइड करते हैं और हमारे देश में काफी अधिक गन्ना पैदा होता है, इज इट नॉट? और गन्ने से क्यों, ग्रेन कोई भी क्यों नहीं है, चावल है, गेहूं है, मक्की है, सबसे बनेगा इथेनॉल। मैंने कोई भी ग्रेन क्यों नहीं है, शुगर केन या ग्रेन, देखिए जिसमें स्टार्च है ना, स्टार्च, उससे निकलेगा इथेनॉल। और स्टार्च हर ग्रेन में पाया जाता है, स्टार्च हर ग्रेन में। आप बस याद रखना कि जिस जिस चीज की शराब बन सकती है ना, उस चीज का इथेनॉल भी, मीठ शराब में इथेनॉल ही होती एक तरह से देखा जाए तो। लेट मी टेल यू, जो अल्कोहल है शराब वो बनती शुगर केन से भी है, मगर दैट इज नॉट, पीपल से ये टेस्टी नहीं होती है, जो भी है चलिए। मगर जो शुगर केन से बनी, हम बोलते क्या उसको, द अल्कोहल विच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन इज कॉल्ड व्हाट? रम। ऑलराइट। एंड आप जानते हैं कि अल्कोहल हम ग्रेन से ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बियर एंड विस्की, ये बनती है बाजरा से बनती है, ये ग्रेन से बनती है। और उसके बाद फ्रूट से भी बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ग्रेन, शुगर केन, फ्रूट, इन सब में इथेनॉल है क्योंकि इन सब में स्टार्च है। तो जहां है स्टार्च उन सब में इथेनॉल भी है और अल्कोहल के अंदर भी इथेनॉल पाई जाती है। अब हम इस इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे इन द पर्पज ऑफ फ्यूल। हमारे देश के अंदर शुगर केन से भी गाड़ियां चलना स्टार्ट हो जाएंगी, दिस इज दी, मगर ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप 100% डालें शुगर केन और गाड़ी चल पड़ी, सॉरी इथेनॉल, तो 100% इथेनॉल से गाड़ी नहीं चलेगी, ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, मिक्सिंग करनी पड़ेगी। और फिलहाल मिक्सिंग कितनी करेंगे हम लोग? 20% तक। तो इंजन मेकर जो गाड़ियां हैं, जो बनाती है इंजन, गाड़ी कंपनी जो है, उनको भी इंजन में चेंज करना पड़ेगा टू एक्सेप्ट दैट अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो इसलिए सब कंपनीज को भी कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि
फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन करने का प्लान कर लिया है। ये वही दो कंट्रीज हैं जो रशिया के बिल्कुल बॉर्डर में हैं, और फिनलैंड तो रशिया की तकरीबन 1430 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करती है। दैट इज वाई इट इज बिग क्राइसिस फॉर रशिया, क्योंकि जो भी कंट्रीज उसके बगल में पड़ोसी देश हैं सब नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं, और नाटो को ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड करते हैं। रिसेंटली फिनलैंड, आप जानते हैं ये वो देश है फिनलैंड और स्वीडन जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स में, जिनका जेंडर रेशो, जिनका डेवलपमेंट में नाम हमेशा ऊपर ही रहा है। फिनलैंड और स्वीडन जॉइंस नाटो। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो ज्वाइन करने का प्लान कर दिया। इट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर रशिया। लिखिए, तो ये लिखिए, इट इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर, इट इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर रशिया।